ने अपनी फील्ड में एक्सीलेंस किया है तो उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको स्कॉलरशिप भी देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इम्पॉसिबल नहीं है, लोग ही हमारे आपके जैसे या जो नॉर्मल बच्चे हैं वही क्रैक करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे ने अगर मान के चलिए इससे पहले एकेडमिक एक्सलेंस नहीं किया क्लास 8 तक में, मानी 50% भी लेके आ रहा है या 40% या 60% अगर लेके आ रहे हैं, तो उनका मानना ये है कि उस बच्चे को पूरे मौके नहीं मिले। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? मैं आज़िम खान आपका स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में जिसका नाम है द तहज़ीब टॉक्स। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन की, स्किल्स की और रियल करियर ग्रोथ के बारे में। आज का पॉडकास्ट हर एक स्टूडेंट के लिए उतना ही खास होने वाला है जितना कि मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स यहाँ पे मौजूद है वो कोई ऑर्डिनरी एडुकेटर नहीं है। वो कई सालों से स्टूडेंट की लाइफ को शेप करने में और उन्हें एक नई डायरेक्शन देने में लगे हुए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं ग्रेस एलाइट एकेडमी के डायरेक्टर का, डॉक्टर अब्दुल आहद। कैसे हैं सर आप? आई एम ऑल गुड, हाउ आर यू? सर, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एजुकेशन ही फील्ड क्यों? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सी फील्ड में काम किया जा सकता है, लेकिन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन या इसमें जो हम काम कर रहे हैं उसकी ख़ास तौर से वजह है क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो कि जनरेशन्स बनाने का काम जिसमें होता है। बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक बहुत ही अहम काम है। ठीक, आप कोई एक शख्स कोई लीडर होता है तो वो अपनी ज़िंदगी और उसकी एज लिमिटेड होती है कि भाई जब तक उसकी ज़िंदगी है, जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो काम कर सकता है और कम्युनिटी के भले के लिए अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस की एज नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन हमेशा के लिए रहते हैं और इंस्टीट्यूशन से जनरेशन के इंस्टीट्यूशन से फिर ऐसे तमाम लीडर्स हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं जो कि फिर कम्युनिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए काम करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए एजुकेशन की फील्ड को चुना है और सारा फोकस है कि इसमें ही काम करना है और ख़ास तौर से क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है, एक्सीलेंस पे काम करना है और जो तरबियत का निज़ाम है हम उसका उस पर फोकस करके काम करना है। बिल्कुल। सर, वैसे आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, मतलब स्कूलिंग और उसके बाद हायर स्टडीज़? आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, सो टोटल स्कूलिंग पूरा लखनऊ से हुआ। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, यहीं से यूजी किया, यहीं से पीजी हुआ, यहीं प्रैक्टिस की ज़िंदगी में और यहीं हॉस्पिटल है लखनऊ में। यहीं उस हॉस्पिटल के ज़रिए पिछले 17-18 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। और साथ साथ में क्योंकि फील्ड एजुकेशन की फील्ड में इंटरेस्ट था तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके साथ जुड़े रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में काम किया, नीट और आईआईटी के को प्रमोट किया। अब्रॉड एजुकेशन पे बहुत पिछले 8-10 सालों में काम किया है। सैकड़ों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जिनकी गाइडेंस हमने की और बाहर बच्चे पढ़ के भी आ गए हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने अभी एक सेकंड पहले बोला कि आपका हॉस्पिटल भी पहले था, तो नहीं, कौन सा है अभी? कौन सा हॉस्पिटल सर? मेरा हॉस्पिटल पुराने लखनऊ चौक में पल्स हॉस्पिटल है। पल्स हॉस्पिटल पिछले 17 सालों से लगभग वो रन कर रहे हैं हम लोग। और मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह और लगभग हर फील्ड का काम वहाँ पे होता है। और पिछले जैसे मैंने आपको बताया कि एक सॉर्ट ऑफ टाइम शाम को पूरा टाइम वहाँ रहता है, बाकी सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हम लोग के हैं उनके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अटैच होकर फिर काम करते हैं। सर, जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो सोचता है कि उसे अब आने वाली लाइफ में करना क्या है और कैसे करना है, तो सर वो कोई पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा हो स्कूल में या उसके बाद कि हाँ अब मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक यंग एज में तो हर आदमी का टारगेट होता है कि नहीं भाई, एक सेट करता है टारगेट कि नहीं भाई करियर बनाना है और आगे कुछ ऐसा करना है कि भाई लाइफ स्टेबल हो सके, अच्छी अर्निंग हो सके, आपके पास घर गाड़ी सब होना चाहिए। सो ठीक है, वो लेवल पे आने के बाद जब आप वो आ जाते हैं और सब कुछ जब आपके पास घर भी हो जाता है, गाड़ी भी हो जाती है, तो फिर
2016-17 के आसपास जब हॉस्पिटल रन करते हुए करीब 10 साल हो गए थे, तो जो कुछ ऐसी NGOs हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे मिलके, कि कम्युनिटी के लिए जो काम कर रही थी, और एक उसमें हम लोग का एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स है, उसके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे थे। ऐसे ही एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है MP, उनके साथ भी जो काम कर रहे थे। तो टोटल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट पे उनका काम था। तो जब उनके साथ मिलके काम किया और कम्युनिटी में और ऐसे बहुत से लोगों के नज़दीक गए जो कि बेचारे, जिनके लिए जो बच्चे ऐसे जो ड्रॉप आउट्स थे, बहुत से ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे लेकिन जो है उनके लिए आगे मौके नहीं थे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इल्म की अहमियत नहीं पता है, लेकिन फाइनेंशियल मजबूरियों के तहत पेरेंट्स उनको काम पे लगा देते हैं और वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो इनके लिए तंजीमें काम कर रही थी। उनके साथ, उनके नज़दीक काम करते करते एक तो तालीम की अहमियत समझ में आई, और जहन में ये समझ में आया कि भाई ऊपर वाले ने पैदा किया है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, या कुछ अचीव करने के लिए नहीं पैदा किया। ये ज़िंदगी है तो ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, और उस मकसद की तरफ आदमी को, हर इंसान कीमती है और हर आदमी को ये पहचानना चाहिए कि भाई हम अगर आए हैं इस दुनिया में तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए भेजे गए हैं। तो वो काम ये अपने लिए तो है ही है कि अपने लिए आपको कुछ जो करना है, भाई सर्वाइव करना है। अब दुनिया में है तो सर्वाइवल तो आपके लिए है ही है, वो तो करना ही है। लेकिन साथ में जो आदमी का मकसद है कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी, अपने जो दूसरे लोग हैं, साथी हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, उनके कितना काम आ सकते हैं, ये एक इंसान की होने का मकसद है जो मुझे समझ में आया। तो इसलिए इन तंजीमों के साथ जब काम किया तो जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम समझ में आई सोसाइटी में, वो सारे परेशानियों की जो हल है वही समझ में आया कि एजुकेशन। अगर हम एजुकेट कर देंगे तो बच्चे में जो एक जनरेशन है, अगर वो एजुकेट हो गई तो आगे चल के एम्पावर हो जाती है अपने आप ही। मतलब आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल भी कहीं ना कहीं एजुकेशन ही है। ऐसे बहुत से आप एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे जो बहुत ही नॉर्मल घर से आते थे लेकिन उन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की, IIT में गए, IITs को बीट किया, फिर IIM से पास आउट हुए हैं, फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है स्टार्टअप शुरू किए और आज फॉर्चून 500 कंपनीज में उनका नाम है, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं। कोई बाप दादा से कोई ख़जाना लेके नहीं आए थे कि भाई उनको मिला और वहाँ पहुँचे, लेकिन अपनी अच्छी तालीम और अच्छी एजुकेशन हासिल करके आज वो मतलब हज़ारों करोड़ों में नाम कमा रहे हैं। तमाम नाम ले सकते हैं आप उसमें, जो फॉर्चून 500 हिंदुस्तान की कंपनीज़ है उसमें देखिए ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स है जिनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो किसी कोई गोल्डन स्पून के साथ बॉर्न नहीं हुए हैं, पर एजुकेशन के बेस पर उन्होंने मुकाम हासिल किया। सर जो मतलब आपकी एकेडमी है ग्रेस एलाइट एकेडमी, इसका विज़न क्या है? मतलब आप इसके पीछे क्या सोचा है, आपकी सोच क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट कर देते तो अच्छा होता। वेरी गुड। एक्चुअली जो ग्रेस एलाइट एकेडमी है उसका बहुत सी, हमने आपसे पहले भी बताया कि बहुत से इदारों के साथ हम लोगों ने काम किया, तो बहुत सी अच्छी चीज़ें थी उनकी, वो समझ में आई। कुछ फ्लॉज थे कि जिनको ज़रूरत थी जिन पे काम करने की, तो काफ़ी रिसर्च के बाद और एकेडमिशियन से कंसल्ट करने के बाद जो ग्रेस एलाइट एकेडमी हमने कायम की, वो दो चीज़ों पे बेसिकली कि एक तो एजुकेशन में भी जो हमें काम करना है वो एक्सीलेंस पे काम करना है। जो बच्चे का बेस्ट है उसको हमें निकालना है, अर्ली एज में उसको आइडेंटिफाई करना है, और प्लस जो एक आज एजुकेशन सिस्टम में ये माहौल बन गया है कि नहीं सिर्फ रॉट लर्निंग की रट्टाफिकेशन है कि नहीं ये एग्ज़ाम आपको बीट करना है तो बस बच्चे को एकदम जो है लेबर बना दिया है, नहीं वो नहीं करना है। हर इंसान में कुछ ना कुछ सलाहियत होती है, हर बच्चे में अपने आप कुछ ना कुछ एक एक्सीलेंस मौजूद है किसी फील्ड का। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे भाई उसको गाइड करना है उसके लिए कि उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, कहाँ पे वो अच्छा कर सकता है। अगर मान के चलिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, आप उससे कहेंगे नहीं आप IT बीट करके दिखाइए, तो उसके लिए मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल है। और जो अच्छा मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में अच्छा बच्चा है उसको हम IT की तरफ बिल्कुल लेके जाएंगे। तो मान के चलिए कोई बच्चा अगर आज अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहा है, कल IPL में खेल जाए तो वो एक ITN से ज़्यादा पैसे कमाएगा।
या कल को कोई रेसलिंग में चला जाए तो आप देखिए ओलंपिक्स लेके आ जाए तो वो स्टार हो जाएगा दुनिया में या हिंदुस्तान में। तो आप समझिए अगर वो बच्चा भी अगर अपनी फील्ड में एक्सेलेंट करे जाके जिसमें वो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है तो वो कामयाब बच्चा है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि जो बच्चे जिस फील्ड में इंटरेस्ट अगर लिया उन्होंने और जिसमें वो एक्सेल कर सकते थे उसमें अगर उसको मौका मिला तो उसमें जाके उसने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मुल्क का भी नाम रोशन किया और अपना भी करियर बनाया है। तो ये जो हमारी ग्रेस एलीट एकेडमी है इसका फोकस ये है कि बेसिकली जो फील्ड में भी बच्चा एक्सेल करना चाहे हम उसमें मौका देंगे। उसमें मतलब अगर बच्चा नीट में जाना चाहता है या आईटी में जाना चाहता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन करवाएंगे। इंजीनियरिंग करना है तो आपको आईटी से करना है, एमबीबीएस करना है तो फिर एएमसी में से या इंडिया के जो बेस्ट लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप करिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन में आप जाइए जो INIs हैं बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आप वहाँ से करिए। अगर आपको प्लेन बीएससी भी करनी है बच्चे को तो आप फिर नॉर्मल किसी कॉलेज से बीएससी करने के बाद आए या तो आप फिर IISc बेंगलोर से बच्चा बीएससी करे या फिर किसी न किसी IIT से जाके IIT कानपुर से, IIT खड़गपुर से या किसी भी जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर वहाँ से वो बीएससी या एमएससी करता है या पीएचडी करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो बच्चा अपनी फील्ड में जाके कहीं ना कहीं एक्सेल करेगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो एक्सेलेंस पे हम लोग फोकस करते हैं, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तरबियत जी जो एक मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर होना चाहिए जो कि पहले हमारे घरों में या स्कूल में होती थी बल्कि जो तरबियत का निज़ाम है ये पार्ट ऑफ द करिकुलम होता था। हाँ, लेकिन आज के जो ये कॉमर्शलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ गया है इसमें वो नाम के लिए से वो रह गया है। वो मॉरल जो एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो हमें इनकलकेट होनी चाहिए बचपन से, अब वो कहीं ना कहीं खो गई हैं। तो हम लोग जो है कोशिश है कि बच्चे में तरबियत के निज़ाम को लाया जाए ताकि मान के चलिए कोई कल कामयाब डॉक्टर बनता है या अच्छा IAS बनता है जाके तो कम से कम उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हों, वो जाके लोगों की खिदमत कर सके, इस मुल्क में तरक्की का काम कर सके, ना कि किसी बड़े ओहदे पे जाए फिर और जाके वहाँ पे करप्शन करे। ये भी सही है। ये अगर मॉरल एथिक्स और वैल्यूज़ उसमें बचपन से इनकलकेट हुई हैं, स्कूलिंग के इससे उसमें हुई हैं, तो फिर चांसेस कम रहते हैं कि बच्चा कहीं भी जाके जो करेगा वो सही करेगा। एथिक्स और वैल्यूज़ अगर उसके साथ हैं तो वो अच्छा काम करेगा जम के। सर, तो जैसे आपने तरबियत के बारे में मुझे बताया कि आपकी जो एकेडमी है वो पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ध्यान देती है। तो जो आपका मॉड्यूल है, जो बेस है आपका, ये आपका खुद का विज़न है या फिर आपने कहीं से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली होगी? क्योंकि ऐसी एक और एकेडमी जो है वो MU में चलती है, मदीनतुल उलूम करके नाम है, वहाँ चलती है अलीगढ़ में। आपने वहाँ से इंस्पिरेशन ली कि नहीं? ऐसी बहुत सी एकेडमीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं कि तालीम के साथ तरबियत के निज़ाम पे करती हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि एकेडमिक्स तो हम लोगों का एक्सीलेंस है बेसिकली, भाई एकेडमिक्स में जो हमारे टीचर्स हैं पिछले जो रेजिडेंशियल में इंडिया का बेस्ट रिज़ल्ट दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टीचर्स हैं 100+ टीचर्स जो हैं हमारे उस एकेडमिक एक्सीलेंस में किसी को 10 साल का, किसी को 15 साल का और 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं जी, जिसमें से 40+ IITians हैं, या तो उन्होंने UG IIT किसी न किसी IIT से किया है, PG किया है या PhD कम से कम किसी न किसी IIT से किया है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स में, मैथ्स में या केमिस्ट्री में। तो इस जो एकेडमिक्स है वो तो हमारी ताकत है ये, लेकिन जो ये तरबियत का निज़ाम है इसका मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया है और वो मॉड्यूल काफ़ी रिसर्च के बाद रेडी किया गया है और उन बच्चों के साथ में उसको क्लास वाइज हम लोग उसका डिवाइड पूरा उसको जो है उसकी बुक्स हैं उसको तैयार किया गया है ताकि पैरेलल एकेडमिक्स के साथ साथ हम उनके बच्चों को उसको पढ़ा सकें और साथ में टीचर्स की ट्रेनिंग, ख़ास तौर से टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन हम लोग करते हैं क्योंकि जो टीचर बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देगा और पार्ट के करिकुलम के साथ में पढ़ाते हुए टीचिंग के साथ में जो इनकलकेट करेगा फिर वो ज़िंदगी ताउम्र बच्चों के साथ रहते हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग भी हमारे मॉड्यूल का ही पार्ट है, उसको भी हमने तैयार किया है कि जो टीचर्स हमारे यहाँ आएंगे जो एकेडमिक्स पढ़ा रहे हैं या मॉरल एजुकेशन या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे
उनको भी हम लोगों ने स्पेसिफिकली ट्रेन करके इसके लिए तैयार किया है, जो हमारे यहाँ तरबियत का निज़ाम है। तो आपके एकेडमी में बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी थोड़ी बहुत? नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए। टीचर्स अगर ट्रेन नहीं होगा, भाई हमारे जो स्कूल सिस्टम में आप कहीं भी देखिए, हाँ। अब तो क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे स्कूल्स हैं ये तो प्रोफेशनल और ट्रेन टीचर्स ही ले रहे हैं जी जी। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि आप लो इनकम ग्रुप वाले स्कूल्स होते हैं, आप देखेंगे तो वहाँ टीचर्स बाई प्रोफेशन नहीं होते, बाई डिफ़ॉल्ट टीचर्स हैं। वो टीचर्स उसमें ज़्यादातर उस तरीके के टीचर्स हैं कि भाई जिन्होंने बीएससी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, बीए कर लिया इंग्लिश में या किसी सब्जेक्ट में कर लिया, और उसके बाद जब कोई काम नहीं मिला, कहीं जॉब में फील्ड में कहीं जॉब नहीं मिली, तो कि कुछ नहीं हुआ, सब किसी स्कूल में टीचर हो जाते हैं। तो वो जो टीचर बाय डिफ़ॉल्ट टीचर मैं बोलता हूँ, ये टीचर्स जो हैं वो उन बच्चों को, क्योंकि इन टीचर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं है, भाई कोई काम नहीं मिला, 2-4 साल है कि काम कर लेंगे, तो उसके बाद जो जब तक जॉब नहीं मिली तब तक किसी स्कूल में पढ़ा लेते हैं या हमने ट्यूशन्स पढ़ा दी। तो आप ये समझिए जो हमारा बच्चा होता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हैं कि उसको हम खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छे उसको कपड़े पहनाएं, कि भाई नहीं जो अच्छे मार्केट में कपड़े, वो हर पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। लेकिन आप सोचिए जिस बच्चे के लिए इतना हम बेस्ट कर रहे हैं, छोटी सी भी चोट लगती है तो माँ बाप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए वो जो बच्चा जो आपका जिगर का टुकड़ा है, जिसको आप इतनी मोहब्बत करते हैं, उसको हम तरबियत जिससे फ्यूचर बनना है, उसको इसके जब इस ऐसे स्कूल और ऐसे टीचर्स के हाथ में दे देते हैं कि समझिए कि जिनकी टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं है कि उन बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मॉड्यूल को रन करने के लिए। माने आपका भी स्कूल का जो निज़ाम है या मॉड्यूल है, उसको भी टीचर्स को आपको ट्रेन करना पड़ता है, बल्कि सब्जेक्ट टीचर्स भी होता है, तो उसको अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज होती है अच्छे से, बिल्कुल, लेकिन बच्चों को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के हर बच्चे को किस तरीके से उसको पढ़ाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो टीचर्स का ट्रेन होना और ट्रेन टीचर्स का होना, दोनों ही चीज़ें ज़रूर हमारे स्कूल सिस्टम के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी। अब जैसे सर आप टीचर्स की बात आ गई है, तो एक क्वेश्चन मैं पुटअप करना चाहता हूँ कि जैसे और भी कोचिंग या सारी जगहों पर ट्रेडिशनल तरीके से ही टीचर पढ़ाता है, चाहे कुछ भी वो पढ़ाए, और यूट्यूब पे जैसे आजकल चलन चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे आपका एक्सीलेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। तो आपकी एकेडमी में टीचर ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाता है कि प्रैक्टिकल वे से? नहीं, दोनों चीज़ें ही देखिए बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चा जो टीचर्स हैं बेसिकली अगर वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाएगा तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही मेथड्स हम लोग अपनाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, और आजकल तो टेक्नोलॉजी की ये डिजिटल बोर्ड्स वगैरह पे, पहले तो हम लोगों के टाइम में तो एक जो टीचर पढ़ाता तो हम लोग एक इमेज हम लोग ब्रेन में बनाते थे कि नहीं साहब एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ाई जा रही है तो ऐसा होगा, हार्ट है तो ऐसा होगा, लीवर होगा तो ऐसा होगा, उसने 2D पिक्चर बना दी बोर्ड पे। लेकिन आज के दौर में तो आपके पास 3D मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपने फ़ौरन डिजिटल बोर्ड खोला, बच्चे को सारी तस्वीर सामने नज़र आ जाती है। तो अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी क्लासेस हैं सब क्लासेस डिजिटल बोर्ड से इक्विप्ड हैं, हर बच्चे की जो पढ़ाई होती है वो डिजिटल बोर्ड पे होती है, तो वहाँ उससे भी बेनिफिट मिलता है। बाकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि सब्जेक्ट से कुछ जैसे फिज़िक्स हो गई है, तो आप उसमें जो टीचर्स होते हैं जब वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं जी, हाँ, तो बच्चों को फिर आसानी से समझ में आती है। सर जैसे 12th के बाद ही बच्चे जो हैं ये एकेडमी और कोचिंग्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, नीट और IIT इन सब के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं थोड़े, मतलब जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो आपके एकेडमी में क्या ऐसा सिस्टम है कि कंसल्ट मिले उन्हें, उनको आराम से बैठ के उनसे बात हो ताकि उनके आगे का करियर लाइफ गोल डिसाइड हो सके कि वो सही पाथ पे जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट। देखिए जो हम लोगों ने जो अभी जो बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं वो क्लास 6 से लेकर 12th तक जी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में ले रहे हैं।
तो उसमें जो 6 से लेके जो 8 तक के बच्चे हैं जी। तो उनका टारगेट ही यही है। इस तरीके से हमारे टीचर्स ट्रेंड हैं जी। कि पहले तो बच्चे को किस फील्ड में एक्सीलेंस करना है, किस फील्ड में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बच्चे का क्या है, या किस फील्ड में वो एक्सीलेंस कर सकता है, ठीक है ना। उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे अर्ली स्टेज पे डिसलेक्सिया है बच्चे को, ये टीचर्स के को अगर ट्रेन टीचर्स हैं तो वो उसके साइन एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसको करेक्शन के भी मेथड्स मौजूद हैं। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आगे चल के बहुत बड़ी हो सकती है, उसको अगर आपने अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया, उसे ट्रीट कर दिया, तो बच्चा जाके आगे बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। प्लस बच्चों को किस फील्ड में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना अर्ली स्टेज में, फिर उसमें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के तरफ उसको प्रमोट करना। ये तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली। प्लस जो अपना 6 से लेके 8 तक का सिस्टम है, उसमें होना क्या चाहिए कि बच्चों को ख़ास तौर से हम लोग जो है जो जितने ओलंपियाड्स होते हैं उसकी तरफ टारगेट करवाना चाहिए बच्चों को, जो 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे होते हैं। तो जब आप उसकी तैयारी कराएंगे, पहले से प्रिपरेशन कराएंगे, ख़ास तौर से मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज पे, रीजनिंग पे, इस पे आप फोकस करेंगे, तो बच्चे फिर अपने आप ही जाके एक्सेल करते हैं। और जो आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की ना कि प्रॉपर आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है, और इसके लिए हम लोग ख़ास तौर से मेहनत करते हैं। प्लस जो बच्चे जैसे आपने बताया कि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या कुछ इश्यूज़ हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे नीट, IIT या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आते हैं, ख़ासतौर से जो INIs की तैयारी कर रहे हैं, तो जो अपने क्लास के बाद भी स्पेसिफिकली टीचर्स उन पे ध्यान देते हैं कि भाई जो डाउट्स क्लास सेशंस होते हैं या सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, उस वक्त भी हमारे इन्विजिलेटर्स मौजूद रहते हैं। बच्चे को कभी भी कुछ डिस्कस करना है, कोई अपार्ट फ्रॉम द क्लास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और उसको जो है फिर उसी हिसाब से उसको तैयार किया जा सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, टीचर को सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एलोबरेट कर रहा है कोई टॉपिक पे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें रह जाए, उस वक्त नहीं क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए डाउट सेशंस का होना या सेल्फ स्टडी के दौरान इन्विजिलेटर्स का होना उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि एक बार आपके ऊपर बर्डन आया किसी एग्जाम का, टॉपिक का, या छूट गया एक चैप्टर आपका, तो फिर अगर जब तक वो क्लियर नहीं होगा और अगर बैकलॉग में चला गया, तो फिर वो आगे के टॉपिक्स भी आपको समझ में नहीं आता। इसलिए वो बैकलॉग का क्लियर होना, उस टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर से हम लोग उसमें मेहनत करते हैं कि वो सारी चीज़ें बच्चे को ना फेस करनी पड़े। नहीं सर, वो तो है, अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आने वाली कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल। और आपका जो एकेडमी है वो ओवरऑल सिर्फ मार्क्स पर नहीं ध्यान देता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ध्यान दे रहा है ये। बिल्कुल, एक्सेलेंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। मतलब हम लोग का मतलब ऑब्वियसली जब एक्सेलेंस होगा बच्चा, तो ऑब्वियसली हर जगह, ये नहीं कि हम सिर्फ बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, नहीं, मतलब और ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कोई बच्चा नीट में आया हमारे पास या IIT की तैयारी के लिए आया, सारे बच्चे और IIT नीट में सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन हम कम से कम ये ज़रूर इंश्योर करते हैं कि जो नीट में या IIT में ये बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जो लेफ्ट आउट्स हैं, उनका क्या, उनके बारे में कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूशन ध्यान नहीं देता है। हम लोग का टारगेट रहता है कि हमें उन पे भी फोकस करना है, वो बच्चे के लिए भी हमारे लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि उसने नीट में सिलेक्शन नहीं किया तो लाइफ में आगे नहीं अच्छा करेगा, तो हम लोग उसकी प्रॉपर गाइडेंस करते हैं आगे के लिए कि भैया आपको नीट में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, आप IISc बेंगलोर में इस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लीजिए। आप आइजर्स और नाइजर्स में बच्चों को कोशिश करते हैं कि उस पर एडमिशन करा दें। कोई बच्चा नीट में अगर 300, 400 भी स्कोर कर रहा है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च जो आइजर्स है, 7 मेजर इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च नाइजर्स है, या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस मुंबई में है, ये इस टाइप की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें BS + MS इस तरीके के तमाम कोर्सेज चलते हैं जो यही नीट और IIT की तैयारी करने वाले बच्चे जो 90%, 85% प्लस स्कोर करते हैं, या 80% से 90 बीच में जो होते हैं ये बच्चे, जो कि हो सकता है कि भैया मैं नीट की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, पता उसमें 3 सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग में किसी एक सब्जेक्ट में वो वीक हो गया, तो नीट नहीं बीट कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अगर कहीं पे BS में बेसिक बैचलर इन साइंस में एडमिशन ले लेता है, या BS + MS का 5 साल का कोर्स होता है, उसमें अपने फील्ड ऑफ सब्जेक्ट में अगर जाता है तो बहुत अच्छा करता है।
वही बच्चे फिर उन BSMS करने के बाद वो ऑक्सफोर्ड भी जाते हैं, वो प्रिंसटन भी जाते हैं, और फिर कैम्ब्रिज भी जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, और इन बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या गोल्डन ट्रायंगल यूनिवर्सिटीज़ हैं UK में, इनमें जाके एक्सेल करते हैं और कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। तो वो बच्चा जो नीट में सेलेक्ट हो रहा है, उसको वो तो अपना प्राइमरी टारगेट है ही है कि भाई उसको जो बच्चे नीट में सेलेक्ट होते हैं या IT में सेलेक्ट हो जाएं या UPSC में सेलेक्ट हो जाएं या क्लैड में सेलेक्ट हो जाएं, अपार्ट फ्रॉम दिस वो बच्चे जो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे जाके, इसकी भी हम लोग कोशिश करते हैं। या जो बच्चे साइंस में नहीं है, मान के चलिए तो साइंस के हर ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो साइंस में वही सेलेक्ट, कॉमर्स भाई आपको अच्छे कॉमर्स के बच्चे, स्ट्रीम के भी बच्चे चाहिए भाई। इकोनॉमिक्स तो जान है ना भाई हर चीज़ की भाई, जब तक पैसा नहीं है तब तक कुछ नहीं। फाइनल गोल तो एक बच्चा माँ बाप बच्चे को कामयाब हो के देखना चाहते हैं ना, कि भाई फाइनेंशियली वीक ना हो फ्यूचर में। तो इकोनॉमिक्स में भी फील्ड में बच्चे जाएंगे, हम वो भी प्रमोट करते हैं कि वहाँ जाके एक्सेल करें, एक्सीलेंस करें, CA बने, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाएं, या कॉर्पोरेट, आजकल लॉयर्स की बहुत डिमांड है, जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं सबको उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के फील्ड्स में भी बच्चों को हम लोग प्रमोट करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप साइंस की फील्ड में जाएं, या आर्ट्स से भी आप हैं भाई, आप फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो हम लोग का टारगेट रहता है कि कम से कम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ निफ्ट से आप करें जाके, या आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चा NIDs में जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग में जाना चाहे। फार्माकोलॉजी में जाना चाहता है तो हमें कोशिश करते हैं कि बच्चा नाइपर से जाके फार्माकोलॉजी करे, उसमें UG करे, उसमें PG करे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी एजुकेशन रिसर्च नाइपर्स हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जो नेशनल इम्पोर्टेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एक्सेलेंस है, उनमें बच्चे जाएं, उनमें हमारे बच्चे सेलेक्ट हों। अपार्ट फ्रॉम किस सब्जेक्ट में जाते हैं और किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है भाई, वो साइंस भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकती है और आर्ट्स भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलेंट जो एक्सेलेंस करें जाके अपने फील्ड में वो, और जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जाके सर जैसे अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे आप उसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए भी आप तैयारी करवाते होंगे, तो गवर्नमेंट जॉब में पहले जो वैकेंसीज़ निकलती थी आपकी कुछ 50,000 60,000 समथिंग ऐसे निकलती थी, अब तो बहुत कम हो गई है। आई मीन अब 1000 1500 2000 समथिंग ऐसे आ गई है। तो उनके लिए जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं उनको आप कैसे हेल्प करते हैं? मैंने पहले ही कहा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए आज का ज़माना स्किल का ज़माना है, तो बच्चे के इसकी तो एक्सेल पे काम करना है, दूसरा चाहे कोशिश है कि बच्चे की एक्सेलेंस पे काम करना है। तो हमारा जो मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो हमारे बच्चे निकले हुए, जो हमारा टारगेट रहता है कि वो जो बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं, वो जो जब आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तो फिर जैसे आप UPSC की आपने बात की, तो UPSC में जो बच्चा निकल गया या क्लैट में जो बच्चा निकल गया, किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में निकल गया, तो फिर उसको आपको कहीं इसकी टेंशन नहीं लेनी कि वो लाइफ में आगे जाके क्या करेगा, वो बहुत अच्छा करेगा अपने लिए जाके। तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, आप समझ लीजिए। तो या UPSC में जो बच्चा सेलेक्ट हो गया तो डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होती है। तो उसके लिए हम लोग बहुत टेंशन नहीं लेते हैं जब हम एक्सेलेंस की तरफ काम करते हैं, और जब बच्चे को उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वो फिर कहीं रुकता नहीं है, फिर वो जाके कुछ ना कुछ अपने फील्ड में बहुत अच्छा करता है। रही बात UPSC की, आप हमने बात की, तो UPSC की भी जब आप बच्चे में तैयारी के लिए जो उसके बीज है वो आपको फाउंडेशन बीज क्लास 9 से या क्लास 6 से ही बच्चे का माइंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग अगर आपने बच्चे की स्ट्रॉन्ग कर दी 6 से लेके 8 तक में, या 9 से लेके 12 तक फाउंडेशन कोर्सेज़ में अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, फिर क्योंकि UPSC की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद में होती है, तो लेकिन उसके जो बीज बोए जाते हैं वो फाउंडेशन स्कूलिंग में ही बोए जाते हैं। वो बच्चे अच्छा करते हैं ख़ास तौर से UPSC में जिनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। अब आप देखें कि UPSC में हम लोग बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो IAS की तैयारी कराते हैं, IAS कोचिंग रन करते हैं,
लेकिन इस मुल्क की सच्चाई ये है कि इंडिया में जितने भी IAS अरसार सेलेक्ट होते हैं उसमें मोर देन 30% IAS जो हैं वो IIT से आते हैं। IIT सर, आपकी जिनकी डायरेक्ट एंट्री IITians होते हैं IAS से मोर देन 30%। आप कानपुर IIT कानपुर का एग्जाम्पल लें तो IIT कानपुर 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2024 तक का डेटा जो था कि 64 सालों में लगभग 62 सालों में IIT कानपुर से मोर देन 600 IAS निकले। ईयरली 10 IAS निकलते हैं वहाँ से। एक IIT 10 IAS प्रोड्यूस करता है हर साल। तो इतने IITs हैं तो सोच लिए कि 30% IAS तो IIT से ही निकल वहीं से आ रहे हैं। तो जब हम अपने बच्चों को कोशिश करेंगे कि भाई IAS बनना है कल को उसको, तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप प्रीमियर IIT IIM में पढ़े जाके। जब आप वहाँ पढ़ेंगे जाके तो जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है बच्चे का कि वहाँ से जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं और वो फील्ड में फिर एक्सीलेंस भी करते हैं जाके। मतलब वो फिर ये मान के चलिए कि कोई BTech करने के बाद IIT से और IAS बनता है तो वो फिर अपनी सर्विस में लास्ट तक जो है फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या बहुत हायर रैंक तक पहुँचता है। और जितने बड़े अच्छे आप IAS देखेंगे कहीं पे भी तो उनका जब बैकग्राउंड चेक करेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं IIT या IIM बैकग्राउंड के ही वो लोग आपसे मिलेंगे। जैसे आप अभी आपकी मेरी बात हो रही है तो आपने INIS पे बहुत थोड़ा फोकस स्ट्रेस किया है। यस, थोड़ा सा ये INIS जो है मैं मतलब मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आया भी इसमें एजुकेशन में, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ये काम करने का, तो ये देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की में उसके प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था कि इदारों का बहुत बड़ा रोल होता है कि इदारे जो हैं जब कायम हम करते हैं, इदारे जब बनाते हैं तो फिर वो जो है वो वहाँ से तमाम फ़र्द निकलते हैं। बिल्कुल। और एक नई मतलब जो लीडर्स निकलते हैं। इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो बनाए गए वो आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पहली गवर्नमेंट बनी तो उसके पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो उनके दौर में ही ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस उनका कॉन्सेप्ट था, वो बनाया गया। और जो इंडिया का पहला IIT कायम किया गया IIT खड़गपुर, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की एक जेल थी, उस जेल को कन्वर्ट करके एज ए इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया गया और आज वो इंडिया का नंबर 1 IIT खड़गपुर। तो वहाँ जब उसकी नींव रखी गई तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की नींव रखी गई और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर दी गई इन इंस्टीट्यूट्स को कि ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं और ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम हिंदुस्तान में लीडर्स को पैदा कर सकें। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप उठा के देखेंगे तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का जब उसमें प्रावधान दिया गया तो उसकी डेफिनेशन में ही दिया गया है कि भाई ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम हिंदुस्तान में लीडर्स को बना सकें। और उस वक्त के जो लीडर्स थे उन्होंने उस वक्त सोचा कि जब तक आप बड़े इस तरीके के ऑटोनॉमस और जो ख़ुद मुख्तार इदारे हैं, इनकी खासियत ये है कि ये ऑटोनॉमस होते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं। दूसरा ये है कि इनकी बजटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 2023 के बजट को एक बार हमने पूरा एनालाइज़ किया था, उसके डेटा के हिसाब से आप ये सोचिए कि करीब 55,000 इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन के जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 172 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और बाकी करीब 55,000 हायर एजुकेशन के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन जब टोटल बजट हम लोगों ने कैलकुलेट किया और देखा तो ये समझ में आया कि करीब जो है आप ही समझिए कि ये 0.3% जो 172 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, करीब 52% बजट इनको जाता था और बाकी 48% गवर्नमेंट का जो बजट है वो 55,000 इदारों को जाता है, जो कि 99.7% इंस्टीट्यूट्स हैं। आप ही समझिए 0.3% को इतना जब बजट जाता है तो उसका रीज़न ये है कि ये बड़े हैं। मिस IIT कानपुर देख लीजिए 1100 एकड़ कैंपस है। मुंबई जैसे शहर में IIT मुंबई आप देखिए 400 एकड़ कैंपस है, जहाँ पे 400 स्क्वायर फीट जगह मिलना मुश्किल है। तो जब बच्चा वहाँ रहता है, या IIMs देख लीजिए आप, ठीक है ना, या IISc बेंगलोर देख लीजिए, ठीक है ना, तो जब ऐसे इदारों में बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे माहौल में पढ़ते हैं जहाँ पे अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट करना चाहे, हम मान के चलिए किसी आइज़र में या नाइज़र में बच्चा पढ़ रहा है या साइंस का कोई प्रोजेक्ट करना चाहे और अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, कोई नई आइडिया उसके दिमाग में है,
तो मान के चलिए अगर 2 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं उस आइडिया पे, तो वो गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि कुछ बच्चा सीखे, कल को किसी फील्ड में आगे चल के कुछ कर सकता है अच्छा। तो ये लीडर्स बनाने के इदारे हैं सारे, ये इंस्टीट्यूट जो है यहाँ से लीडर्स प्रोड्यूस होते हैं और एक्सेलेंस प्रोड्यूस होता है, ये कह सकते हैं आप। और किसी भी मुल्क की तरक्की में, वो चाहे यूएस हो, यूके हो, या चाइना हो, या कोरिया हो, इसी तरीके के जो एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस है, इन्होंने उन मुल्कों को आज लीडर बनाया है दुनिया में। यूएस में देख लीजिए, आईवी लीग जो 8 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, वो आईवी लीग्स हैं, और ये 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी हमेशा इंडिया की दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में रहती यूएस की। तो जब आपकी 8 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में है, तो ऑब्वियसली वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से आप गोल्डन ट्राइंगल जो सिटीज़ हैं यूके की, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, या लंदन हो गया, उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, किंग्स कॉलेज लंदन है, और बाकी भी लंदन के बड़े जो इदारे हैं, तो लंदन, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। और ये सब की हिस्ट्री 400-500 साल पुरानी है इन यूनिवर्सिटीज़ की। और ये स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो माहिरीन है सब्जेक्ट के, या जो बच्चे एक्सेल करना चाहते हैं, उनको ये लेते हैं। वो किसी कास्ट के हों, किसी क्रीड के हैं, किसी रिलीजन के हों, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ मतलब नहीं रहता है। अगर बच्चे ने अपनी फील्ड में एक्सेलेंस किया है तो उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको स्कॉलरशिप भी देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई आज जो हम साइंस में या टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेशन देख रहे हैं, जब आप किसी बच्चे को हौसला देंगे, किसी नए आइडिया पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको कुछ नया मिलेगा चल के। हाँ, तो मिलेगा। और इसी तरीके के इदारे C9 यूनिवर्सिटीज़ चाइना में हैं, और जापान में भी जो इसी तरीके की जो 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, C3 यूनिवर्सिटीज़ वो कहलाती हैं, कोरिया की जो C3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये इसी तरीके से इंडिया में भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। इनमें जो बच्चे हैं, आप वो देखिए, कहीं लाइफ में फेलियर नहीं है जो इन इदारों में बच्चे पढ़ते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चे को कि पहला टारगेट ये होना चाहिए कि इन्हीं इदारों में बच्चों को एडमिशन कराएं। सिर्फ आईटी और नीट हमें 2 चीज़ें पता हैं, हाँ, कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल 2 चीज़ें पता हैं, लेकिन इसके अलावा भी 172 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप गूगल में कभी भी जाइए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सर्च करिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मतलब आपको पेट्रोलियम में भी रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट बना रखा है, उसमें भी आपको स्टडी करना है तो उधर जाइए। फूड एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको जाना है, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत आप समझिए कि एक्सपर्ट उस फील्ड से मिलते नहीं है। तो इंडिया में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी है, अब वहाँ से बच्चा यूजी करे, पीजी करे, तो समझिए कि प्लेसमेंट फ़ौरन वहीं बच्चे कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाता है। कि जितनी FMCG सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं, इन सबको बच्चे जो चाहिए होते हैं वो फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। नहीं मिलते हैं तो नॉर्मल BBA MBA के बच्चे लोग रखते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो बेसिकली जो है वो तो फील्ड के एक्सपर्ट्स की होती है। तो इसलिए ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बच्चे को अपना सोच सकते हैं कि बच्चा वहाँ करियर बनाए, तो फिर वो जाके बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ में। तो जैसे आपने इतने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया, इवन मुझे भी इतने इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता नहीं है। मतलब जहाँ तक इंडियन पेरेंट्स के मुंह से हम लोग ज़्यादातर बस यही सुनते हैं कि IT या तो नीट या तो ज़्यादा सिविल सर्विसेज के बारे में। आपने जो ये बताया है, ये काफ़ी बच्चों को इंस्पिरेशन देगा कि वो अलग अलग फील्ड में जाके काम कर सकें। नहीं, बिल्कुल। इसमें रीज़न क्या है, देखिए, हम अपने पेरेंट्स का भी क्या है कि भाई उनकी कभी काउंसलिंग नहीं हुई, और बच्चों को भी हम काउंसलिंग को समझते नहीं है, जबकि करियर गाइडेंस और काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। भाई आप बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पैसे भी देते हैं, 500 रुपये फ़ीस, 1000 रुपये फ़ीस देते हैं, तो आपको दवा लिख के देता है ताकि आप ठीक हो, आपकी सेहत बेहतर हो। इसी तरीके से हमारा करियर बढ़िया हो, हम किस फील्ड में एक्सेलेंस कर सकते हैं, इसके लिए करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये अपनी कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने समाज में कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें कुछ पैसा करियर काउंसलिंग पे, गाइडेंस पे, करियर काउंसलर्स जो है उनसे मिलना चाहिए कि बच्चा ऑप्शन तो पता होना चाहिए। हाँ, बल्कि करियर जो काउंसलिंग को तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। हर स्कूल में क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही बच्चों को बताना चाहिए कि भाई आप ये ऑप्शंस हैं करियर के आपके पास।
हर साल बच्चों का करियर गाइडेंस के सेमिनार होने चाहिए, और पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए। भाई पेरेंट्स को भी तो पता चले कि भाई किस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है, बच्चे कहाँ जा सकता है। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि भाई जो हम सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में कामयाब लोग हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ बताई जाए लोगों को कि भाई उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली, कैसे इतना सब कुछ हासिल किया है। तो जब हम इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज़ बच्चों को स्कूल्स में, घर में शेयर करते हैं, तो फिर बच्चों को भी समझ में आता है कि नहीं, जब एक छोटा सा कोई इंसान जो किसी गांव से निकल के किसी छोटे से स्कूल में पढ़ के, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के, फिर किसी ना किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में जाके और आज अरबपति और खरबपति बन सकता है या अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकता है जाके, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते? तो करियर गाइडेंस का होना और इस तरीके से आप बच्चों को जो है सक्सेस स्टोरीज शेयर करना है बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आई थिंक आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि क्लास 6 से ही बच्चों को बातचीत करते रहना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज़्यादातर स्कूलों में ये चीज़ है ही नहीं, इवन हमारे टाइम पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये, और ना हमारे इंडियन पेरेंट्स से मानते हैं। सर जैसे आज की जो जनरेशन चल रही है जो थोड़ा सा लैग करती है चीज़ों में, आई मीन वो सोशल मीडिया और इन सब में इतना हो गई है कि वो इन सब चीज़ों को थोड़ा पीछे कर गई है। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे, मतलब क्या उनके लिए कुछ स्किल्स होनी चाहिए आगे जाने के लिए? ये जो ये फ़ोन है ना, हाँ, जो हम लोगों के पास है, ये बहुत ही लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी है जी। मैं भी 10 साल में ही हम लोग यूज्ड हुए हैं। हाँ, और जब से डेटा थोड़ा आसान हो गया है, सस्ता हो गया है, तो फिर उसी तरीके से फ़ोन में ऐप्स की और स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है। स्क्रीन बड़ी होती चली गई और लोग उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा होते चले, नॉलेज कम हो गई आई थिंक। तो रीज़न क्या है कि ऑब्वियसली अब बच्चे जो हैं, जो एक थिंकिंग थी, जो बच्चे, जो छोटे बच्चे जब एज स्कूल जाने वाले या एकदम जो टॉडलर्स हैं, इवन अभी उनको पेरेंट्स जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं हाथ में। तो जो बच्चे की थिंकिंग होती है ना कि भाई आप बच्चे को एक स्टोरी सुनाई, आपने एक कहानी सुनाई, तो बच्चा अपने दिमाग में वो इमेज बनाता है कि भाई एक जंगल है, जंगल में शेर होगा, तो उसने इमेज हम लोगों ने क्रिएट की थी भाई हमारे बचपन में जब स्टोरी सुनाई थी। अभी क्या है कि वो स्क्रीन में बच्चे को दे दिया गया एक स्टोरी लगा के, तो बच्चा की आइज़ स्क्रीन पे है और ब्रेन का क्रिएटिव जो ब्रेन है, जो क्रिएशन है वो बंद हो गया है। जो बच्चा आँख से देख रहा है वो बस उसे फीड कर रहा है उसके ब्रेन में। तो जब ये क्रिएशन बंद हो गया तो इसकी वजह से इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब सोसाइटी में आना शुरू हुए हैं। इसीलिए ऑटिज़म बहुत कॉमन हो गया है सोसाइटी में। छोटे छोटे बच्चे 3 से 4 साल के बच्चे जो हैं वो ऑटिज़म के शिकार हो रहे हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। तो अब तो बल्कि ऐसे ग्रुप्स बनने लगे हैं कि ऐसी कम्युनिटीज़ हो गई हैं कि नो स्क्रीन टाइम कम्युनिटीज़, कि भाई हमें मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत कम कर देना, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में मोबाइल पे हमें टाइम देना है। बल्कि ऐप्स आ गए हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को बताते हैं कि नहीं भाई, करते हैं, हाँ, डिटेक्ट करते हैं कि आपने आज दिन भर में कितना प्रोडक्टिव टाइम गुजारा है, कितना टाइम स्क्रीन पे गुजार रहा है। जितना स्क्रीन टाइम है और नॉन प्रोडक्टिव में काउंट होता है वो बेसिकली। तो आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी, उसके अच्छे यूज़ भी हैं, बुरे यूज़ भी हैं। तो हम अगर मोबाइल को, टेलीफोन को अच्छे काम से यूज़ कर रहे हैं तो उससे बिज़नेस भी जनरेट हो रहा है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये उसका अच्छा काम है। हमें आज PW या तो हम ऐसे ऑनलाइन कोचिंग इदारे हैं या जितने भी बड़े हैं, तो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो गांव देहात में हैं जिनको एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक्सेस नहीं थी, ऐसे बहुत से इदारे हैं। हम लोग भी ऑनलाइन उसको प्रमोट करते हैं अपने जो करिकुलम है उसको। तो वो उनकी वजह से गांव में बच्चों को ये आसानी से मिल जाता है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीट किया, तो ये इस टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ है। लेकिन जब हम उसे सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, ख़ास तौर से बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ के हैं, तो वो फिर वो अपने कीमती टाइम को किल कर रहे हैं, तो वो उनके करियर में कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट पैदा होती है। तो बेहतर ये है कि स्क्रीन टाइम को बहुत कम रखा जाए। वो चाहे नॉन प्रोडक्टिव जो आपका काम है, बस मिनिमम होना चाहिए। भाई आपको लाइफ में जो इंटरेक्शन करना है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लेना है, वो उससे ले लें। लेकिन ख़ास तौर से जो बच्चे स्कूल गोइंग है
या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। और जो कंटेंट आपके मतलब का है, आपके स्टडी से रिलेटेड है, सिर्फ आप उस पर फोकस करें, उनके लिए बेहतर है। बल्कि स्क्रीन, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर रहना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अरे एक सोशल मीडिया के बियॉन्ड या फ़ोन के बियॉन्ड जो नॉलेज होती है वो अब बच्चे गेन नहीं कर पाते हैं। मतलब लिमिटेड हो गई है कि उन्होंने जो देखा बस वही उनको समझ में आया। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ChatGPT। AI के बाद आदमी कुछ सोचता ही नहीं। सर जो ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, जैसे एक एवरेज बच्चा है, अभी 12th पास आउट किया है, कम पढ़ा लिखा है, मतलब ज़्यादा नहीं उसके नॉलेज है, तो उसको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हर बच्चा, मैंने आपसे कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कोई है ही नहीं है। हमें ज़रूरत है सिर्फ उस बच्चे की जो जिस फील्ड में वो एक्सेलेंस कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और प्लस ऑर्डिनरी कोई बच्चा नहीं होता है, हर बच्चा में कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़रूर है। अगर हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और उसको उस तरफ पिच कर दिया या उस तरफ पुश किया, तो वो फिर तो धमाका करेगा जाके उस फील्ड में। तराशने वाली बात, तराशने की बात है। तो हम लोगों का देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बच्चा कहीं से भी आया हो सकता है कि लास्ट किसी कॉलेज क्लास में उसे 50% स्कोर किया है, तो वो कहीं ना कहीं तो या तो फिर उसको उस तरीके से तराशा नहीं गया है, ये उसकी वजह हो सकती है। इसलिए हम लोग कभी उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। हमारे पास बच्चा जिस फील्ड में आएगा, ये हम लोगों का सोचना और ये मानना है कि उस बच्चे को पूरे मौके नहीं मिले या उसको सही से पढ़ाया नहीं गया, इस वजह से उसका परसेंटेज या डेवलपमेंट या उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह से वो कम कर रहा है। अगर उसको उस कमी को दूर कर दिया जाए तो किसी भी नॉर्मल और एवरेज बच्चे को आप जो है अच्छा जो है बना सकते हैं। और मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। इज़राइल में एक नाले प्रोग्राम है, स्कूल नाले एकेडमिक्स रन करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें उनका कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास 9 से ऑनवर्ड्स 9, 10, 11, 12 4 साल के लिए वो बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। कोई भी जो बच्चा इन दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, सिंगल या डबल पेरेंट उसके अगर जो है, तो उस प्रोग्राम में वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। और वो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है बेसिकली। तो वो उस बच्चे को पिक करते हैं, क्लास 9 से पिक करते हैं। और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे ने अगर मान के चलिए इससे पहले एकेडमिक एक्सलेंस नहीं किया क्लास 8 तक में, मानिए 50% भी लेके आ रहा है या 40% या 60% अगर लेके आ रहे हैं, तो उनका मानना ये है कि उस बच्चे को पूरे मौके नहीं मिले। उस बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं, अपने 4 ईयर के प्रोग्राम में रखते हैं और जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको ले जाके उसको ट्रेन करते हैं। और वो 4 साल नारे प्रोग्राम में रहने के बाद 90% से ज़्यादा बच्चों ने अपने फील्ड में एक्सेलेंस किया है। और ये प्रोग्राम करीब पिछले 60 साल से रन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल। तो जब उनकी इस कॉन्सेप्ट पे आप बिलीव करिए, तो कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक्सेलेंस मौजूद है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो अगर उसको हम लोग उसको फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसका, वो आइडेंटिफाई करना है और उधर ही प्रमोट करना है। तो हर बच्चे को हम लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या करना चाहता है बच्चा, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको, है ना। अगर उसको वो चीज़, उसकी प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व कर दिया तो फिर बच्चा बहुत बेहतर करता है। ये तो आई थिंक आप सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि इवन फेल होने के बाद भी चाहे आपके मार्क्स कम आ जाए, पेरेंट्स से लेकर पूरा समाज आप ही को दोषी ठहराता है कि भैया तुम्हारे अंदर ही कोई खोट है, इसी वजह से तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। आप इस चीज़ को नहीं देखते, आप सोचते हैं कि उस बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ाने के तरीके में या किसी और चीज़ में दिक्कत आई होगी, तो आप उससे पर्सनली आई थिंक कंसर्न करते हैं। नहीं भाई, कोई बच्चा मानने के लिए नहीं मार्क्स अच्छे ला रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई इशू तो ज़रूर इशू है। वो इशू को आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर उसे आइडेंटिफाई करके आप रिजॉल्व कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं। अगली बार ऐसे बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है भाई। अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे ने 10th में अच्छा नहीं किया तो 12th में भी अच्छा नहीं करेगा, बहुत से फैक्टर्स होते हैं भाई। उस दिन बच्चा हो सकता है सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ा हो, उस पर्टिकुलर डे में वो नहीं अच्छा कर पाया एग्ज़ाम डे वाले दिन किसी भी वजह से, या कुछ ऐसा उसके साथ हो गया कि भाई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपके मार्क्स आपके जो है आपकी ब्रिलियंसी को, आपके एक्सीलेंस को डिफाइन नहीं कर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल मौजूद है
जिन्होंने जो बच्चे एकेडमिक एक्सेलेंस में नहीं अच्छे थे लेकिन वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और उन्होंने लाइफ में जाके बहुत कुछ अच्छा किया। तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं, क्या अचीव करते हैं, उस पर सबको डिपेंड करता है। जैसे आज के जो बच्चे लोग हैं, नीट दिया इन्होंने, IIT दिया, थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर डिप्रेशन और अपने आप को ही एकदम बुरा भला कहना, इवन कुछ तो सुसाइड तक बात आ जाती है, ये सारी चीज़ें। तो उनका जो कॉन्फिडेंस चला जाता है उससे आप कैसे वापस लाएंगे? वो देखिए फिर वही चीज़ें, राइट मेंटरशिप नहीं है उनकी। हाँ। उन बच्चों को यही बताया गया कि नहीं सब लाइफ में सक्सेस होना है तो ये नीट और IIT जैसे आप पास कर लेंगे, इसमें आप बीट करेंगे तभी लाइफ का सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है, बल्कि ठीक है ना, सही मेंटरशिप की जाएगी और ये ज़बरदस्ती का प्रेशर और बर्डन उन पर नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे फिर उसको अच्छे अपनी फील्ड में भी एक्सेल करते हैं। कभी कभी प्रेशर नेगेटिव काम करता है कि जो बच्चा अच्छा कर सकता है वो प्रेशर की वजह से नहीं अच्छा कर पाता है। तो प्रेशर तो लेने नहीं देना, इसमें ख़ास तौर से टीचर्स का, स्कूल का और पेरेंट्स का, सबका कलेक्टिव एफर्ट ये होना चाहिए कि बच्चे पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं आने देना है। दूसरी चीज़ जब मैंने आपसे बताई कि जब उसको कैरियर ऑप्शंस या कैरियर काउंसलिंग या कैरियर गाइडेंस हम अर्ली एज से ही देंगे तो उसके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि भाई कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में हमें बीट करना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, निकालना है, निकाला तो बहुत अच्छी चीज़, और निकालेंगे क्यों नहीं, जब सब निकाल लें तो हम भी निकालेंगे। बिल्कुल। और नहीं निकाल सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अलावा 10 ऑप्शन और ऑप्शन हमारे पास, ठीक है ना। 10 कहानियाँ अगर आपने उसको सुना रखी हैं कि नहीं साहब उसमें इन्होंने 12th में अच्छा नहीं किया था, इन्होंने IIT में अच्छा नहीं किया था, लेकिन आज इन्होंने जाके सक्सेस हासिल की इस तरीके से, तो ये नेगेटिव प्रेशर जब नहीं आएगा बच्चे के ब्रेन में। प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा करने का प्रेशर होना चाहिए कि आपको अच्छा करना है, अपना बेस्ट दो, और उसके बाद जो रिजल्ट कोई भी आए हम आपके साथ हैं। अगर पेरेंट्स से कॉन्फिडेंस देते हैं या टीचर से कॉन्फिडेंस देते हैं तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और उसको टैकल करने का सही अच्छा तरीका है कि सही मेंटरशिप होनी चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए बच्चे की। सर जैसे स्टूडेंट हैं, आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी चीज़ों में लैग कर जाती है, मतलब सोच नहीं पाती कि भाई करें क्या। अब 12th के बाद इन्होंने आज जैसे आपके पास आए, आपसे सारे वो हो गया, कंसर्न हो गया कि आपने बताया नीट और ये करना है, तो और जो कोचिंग्स हैं वो जैसे नीट या IIT की तैयारी करा रही हैं, थोड़ा सा बस ये जानना चाहता हूँ आपकी कोचिंग ऐसा थोड़ा सा एकेडमी क्या अलग तैयारी कराती है कि ये आपके साथ जुड़ें? देखिए, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो या NIS हो, हम लोग बच्चे की एक्सेलेंस पे फोकस करते हैं पूरी तरीके से। और जो सिस्टम बनाया है वो डे टू डे प्लानिंग है हमारे पास, डेली के प्लानर है कि बच्चा सुबह उठेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उसकी एकेडमिक क्लासेस होनी चाहिए, कैसी होंगी, फिर लंच करेगा, लंच के बाद उसका जो है डाउट सेशन से क्लासेस कैसे होनी चाहिए, प्लस वो जो सेल्फ स्टडी करेगा वो भी हमारी डिज़ाइन है स्पेसिफिकली। तो जब आप डेली प्लानिंग उसको दे देते हैं, प्लस जो आपने अभी सबसे बड़ी बात बताई कि उसको मोबाइल से आपने दूर कर दिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो सेपरेट कैंपस है, भाई 2 चीज़ें डाइवर्ट करती हैं बच्चों को आजकल। जो यंग बच्चे हैं, जो 16, 17, 15, 16 साल के बच्चे हैं, ये 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, एक तो मोबाइल सबसे बड़ा डाइवर्जन है आपकी लाइफ में कि स्क्रीन टाइम जो है उसको हम लोग बिल्कुल कैंपस में मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, क्लास टाइम में सारी चीज़ें। तो एक आपने उसकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटा दिया। दूसरी चीज़ क्या होता है कि भाई बच्चे जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट सेक्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हमने कैंपस सेपरेट कर दिए हैं बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स के, तो बच्चों का पूरा फोकस स्टडीज़ की तरफ रहता है। तो आप लाइफ से 2 डिस्ट्रैक्शंस मोटे हटा दे रहे हैं, तो फिर तो टारगेट की तरफ गोल बच्चों का बढ़ जाता है। और प्लस जो हम लोगों की स्टडी प्लानर है बेसिकली, वो वेल रिसर्च्ड तैयार किया गया है कि सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, वो हम लोगों ने पूरे साल का प्लान तैयार करके रखते हैं। इवन जो इसमें स्पोर्ट्स की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी शामिल है कि आपको वो भी करना, हर बच्चे को दिन में ज़रूर ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी करना और स्पोर्ट्स खेलना भी कंपल्शन है, तो वो भी आपके डेली प्लानिंग में शामिल है। तो जब बल्कि इवन जो है उसको हर टीचर 1-to-1 काउंसलिंग और गाइडेंस की भी प्रॉपर हम लोग जो है वीकली जो है क्लासेस रखते हैं कि भाई उस पर भी बच्चों से बात करनी है। तो जब इस तरीके का पूरा सिस्टम है
और ये जो बच्चे भाई दो चीज़ें, एक तो रेजिडेंशियल सिस्टम भी है और डे बोर्डिंग सिस्टम भी है। डे बोर्डिंग, हाँ कि जो लोकल बच्चे हैं जो भी लखनऊ के या पटना में जो हमें सेंटर्स चल रहे हैं, या रांची में, या अगले साल से हम लोग मुंबई और दूसरे शहरों में भी खोलेंगे, दिल्ली में। तो जो लोकल बच्चे हैं उस शहर के, वो डे बोर्डिंग फैसिलिटी ले सकते हैं कि भाई सुबह से शाम को, सुबह आए शाम को चले जाएं। लेकिन जो रेजिडेंशियल बच्चे हैं उनका भी प्लानिंग हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। बेड टाइम पे आपको समय से बेड पे जाना है, समय से सोना है, तो वक्त सही आपको जो है पूरा शेड्यूल फॉलो करना है। जब ये पूरा डिसिप्लिनरी मैनर में जब ये फॉलो होता है, साइंटिफिक मैनर में फॉलो होता है, तो उसके रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छे आता है। जैसे आपका एक लखनऊ में ब्रांच है, आई थिंक पटना में जस्ट अभी खुलने वाला है। जी नहीं, लखनऊ और पटना में ब्रांच हम लोग का चल रहा है। और हाँ यस, और अभी हम लोग मुंबई में, दिल्ली में, और जो है प्लस रांची में और अलीगढ़ में और भी तमाम शहरों में एक्सपैंड कर रहे हैं अगले साल से। और प्लस फोकस हमारा एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ है। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि तरबियत निज़ाम है, वो इन दो कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जब एकेडमिक एक्सेलेंस तो भाई ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है आज के दौर की, आज जो कॉम्पिटिटिव एज है, तो एकेडमिक एक्सेलेंस तो ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ में जब तक अगर मोरल वैल्यूज़ आप में नहीं होंगी, वो तरबियत का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं, और अब तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बियॉन्ड द लिमिट मिले हैं, जो हम लोगों ने नहीं सोचा था उससे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इंडिया का बेस्ट रेजिडेंशियल रिजल्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, और उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक रैपिड फायर हम लोग करेंगे। जैसे आपने कहा दिल्ली और मुंबई, सर ये ऑलरेडी थोड़ी स्मार्ट सिटीज़ हैं, यहाँ आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे? नहीं, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो एकदम ये कॉन्सेप्ट में काम ही नहीं हो रहा है कहीं पे। मैंने आपसे फिर वही बताया है कि वो जो कॉमर्शियल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब रन कर रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग जो इस कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं, तो इसकी तो बहुत डिमांड है, हमारी तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो जितना बड़ा सिटी है उससे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो होता है वो सिटीज़ में उतना ही अच्छा तरीके से उसको लोग जो है उसके लिए रेसिपिएंट होते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली मुंबई में तो बहुत अच्छे से ये चलेगा, और डिमांड है तभी हम लोग वहाँ पे इन सिटीज़ में इसको ओपन कर रहे हैं। और क्योंकि एकेडमिक को क्वालिटी को हमें मेंटेन रखना है, इसलिए बहुत रैपिडली हम लोग ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हैं। 1 by 1 2 1-2 सिटीज़ में के हिसाब से धीमे धीमे ग्रोथ करेंगे, ताकि जो क्वालिटी हमारी एकेडमिक्स की है, जो वही हमारी यूएसपी है, एक्सेलेंस। यस, एक्सेलेंस और तरबियत का निज़ाम, उस पर जो है हम लोग फोकस रहेंगे, उस सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, और 1 to 1 इसको, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उसको हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ा एक्सपैंड करेंगे। बेस सर रैपिड फायर शुरू करें। बुक या एक्सपीरियंस आपके हिसाब से? दोनों ज़रूरत है। मतलब आपकी ज़िंदगी में बुक्स जो अहमियत है, बुक से तो ऑब्वियसली आपको, बच्चे को और या बड़ों को भी जो नॉलेज मिलती है उसका कोई पैरेलल दूसरा तोड़ नहीं है। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, और जो एक्सपीरियंस हमें ज़िंदगी देती है धीमे धीमे, या जो बड़ों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, या अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बच्चों को जो मिलता है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और लाइफ में ज़रूर काम आता है। तो दोनों की बहुत ज़रूरत है। स्किल्स या डिग्री? स्किल्स। सर डिग्री क्यों नहीं? डिग्री तो लाइक कभी भी आप देखिए, आप डिग्री अगर आपके पास और स्किल नहीं है, कौन कंपनी आपको जॉब देगी? बट सारे लोग, समाज या घर वाला ये कहता है ना डिग्री। नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है ना, ठीक है ना। ये जो देखिए पिछले 50 सालों में जो कॉन्सेप्ट बेचा गया, डिग्री चाहिए, हर आदमी डिग्री के पीछे जा रहा था। अब तो गवर्नमेंट भी जो बैचलर्स की डिग्री या पीजी की डिग्री है, वोकेशनल डिग्री की तरफ फोकस कर रही है कि स्किल बेस्ड अब नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी वोकेशनल डिग्रीज़ को तो एक इक्विवेलेंट वैल्यूएशन है जो आपकी रेगुलर डिग्रीज़ हैं। आने वाले 4-5 सालों के बाद आप देखिएगा मोस्टली लोग वोकेशनल डिग्रीज़ कर रहे होंगे, क्योंकि स्किल की वैल्यू है, आपकी स्किल की डिमांड है। आप में अगर स्किल है तो ही आपको जो है काम मिलेगा और आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। डिग्री तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, वो भी ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन तो ज़रूर, आपके स्किल का सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो डिग्री विद स्किल ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और अगर ये कॉम्बिनेशन तो लीथल है, मतलब फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्किल की भी बहुत ज़रूरत है, स्किल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर स्किल विदाउट डिग्री है तो इतना अप्रिशिएट नहीं होता है जितना स्किल विद डिग्री अप्रिशिएट होता है। एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटिवेशन? डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन है तो फिर सक्सेस मिलने के चांस बहुत कम है। ठीक है, डिसिप्लिन तो पहली घड़ी है। देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में मोटिवेशन भी आपको चाहिए होता है और गाइडेंस भी चाहिए होता है। तो डिसिप्लिन विद मोटिवेशन है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। एक हैबिट जो हर एक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए आज से ही, अगर उनमें नहीं है अभी तक। स्टूडेंट है तो फिर मोबाइल और स्क्रीन टाइम का बहुत कम इस्तेमाल आप करें। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप उससे दूर हो जाएं, स्टूडेंट अगर लाइफ में आप हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ये है कि फोकस स्टडीज़ करें आप। भले ही मतलब पूरा दिन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितनी देर पढ़ें वो फोकस होकर पढ़ें और समझ के उसको पढ़ें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शेड्यूल के साथ पढ़ें, टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप पढ़ेंगे तो फिर होता क्या है कि जो आपका बैकलॉग है वो नहीं आएगा और फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर एक हैबिट मैं आपसे कहूँ जो स्टूडेंट छोड़नी चाहिए? एक हैबिट जो हर स्टूडेंट को छोड़नी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत, अब तो डिपेंड करता है ना कि स्टूडेंट के हिसाब से उसको क्या चीज़ें हैं उसकी लाइफ में। सबकी लाइफ अलग होती है, बट कोई एक ऐसी हैबिट होगी कि वहाँ जिसके ये करने से स्टूडेंट लैग करते होंगे ज़्यादा, या इससे फोकस नहीं हो पाता है। आपको अपनी स्किल पहचाननी चाहिए भाई। आपको बच्चे को भेड़ चाल नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा दोस्त ये कर रहा है तो हम ये करेंगे। नहीं, ये तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि भाई मेरे दोस्त ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है या इस कोचिंग में जा रहा है या इस स्कूल में जा रहा है तो हम भी वो करेंगे। नहीं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ अच्छा कर सकते हैं, आपको उस तरफ जाना चाहिए। मतलब किसी के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए आपको। ये तो हर बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने जो है एक्सेलेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सर एक मैसेज बस, उसके बाद हम पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। एक मैसेज जो आप हर एक स्टूडेंट को देना चाहेंगे इस साल के लिए भी और नेक्स्ट आने वाले साल IIT नीट इन सब के लिए भी। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप ये सोचिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उसको निकाल देना है आपको, और पूरी मेहनत से आपको तैयारी करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको क्रैक ना किया जा सके। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो आप उसको पालेंगे। कोई भाई जब IIT का एग्ज़ाम हो, दुनिया का सेकंड सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन हर साल हज़ारों बच्चे उसको क्रैक करते हैं ना। तो वो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो आते हैं और डिसिप्लिन के साथ में उसकी तैयारी करते हैं तो उसको बीट करना उनके लिए आसान होता है। तो आप एक अपना शेड्यूल बनाइए पूरे साल का। अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हैं तो 2 साल का आपको जो शेड्यूल होगा वो बनाइए, उस पर स्टिक रहिए। कोशिश करिए कि किसी वजह से मान के चलिए 1-2 दिन का बैकलॉग आ रहा है तो उसको कवर कर लें और पर्टिकुलर शेड्यूल पे स्टिक रहें। प्रॉपरली अच्छी गाइडेंस किसी अच्छे टीचर्स या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके वो लेना बहुत ज़रूरी है आपको। और साथ में नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि नहीं जब सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग है तो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इम्पॉसिबल नहीं है। लोग ही हमारे आपके जैसे या जो नॉर्मल बच्चे हैं वही क्रैक करते हैं। तो जब वो क्रैक कर सकते हैं तो इसका मतलब कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है। सर आपके अकेडमी में जो स्टूडेंट हैं या हमारा पॉडकास्ट देख के जो भी स्टूडेंट आएंगे उन्हें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? जो बच्चे हमारी अकेडमी में आते हैं तो मैं सारे बच्चों से देखिए यही कहता हूँ, ठीक है ना, कि हमसे एक्सपेक्टेशन के बजाय हम उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और उनके साथ हम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार रहते हैं कि उनके वो जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत करने के लिए हमारे एकेडमी के टीचर्स स्टाफ भी तैयार रहता है। और कोई अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो हम हर वक्त उनके साथ हैं, हर सुख में उनके साथ हैं, हर दुख में उनके साथ हैं।
और उतनी ही मेहनत हम भी करने का वादा करते हैं कि जितनी मेहनत बच्चा करता है। और इसलिए हमारी एकेडमी से रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और इसी वजह से जो है जो इंडिया का बेस्ट रेजिडेंशियल रिज़ल्ट है वो हम लोगों ने दिया है। और हम पूरी मेहनत करने का वादा आपके साथ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हमारे साथ आते हैं फिर वो, क्योंकि जब वो हमारी मेहनत देखते हैं और सिस्टम देखते हैं तो वो भी फिर पूरी मेहनत करते हैं। और अपना 100% दीजिए, आप 100% देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीज़ों पे बात हो गई और उम्मीद है कि जो देखने वाले लोग हैं ज़रूर वो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बेसिकली मकसद है कि तो बच्चा कहीं भी हो, कहीं भी से इसको देख रहा हो, अगर वो इस बात को सुन के कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं या उनको मोटिवेशन मिलता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए पॉडकास्ट आज का करना ये समझिए कि सफल हो गए।